हिजाम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर इर्श को बगैर बताए अलग घर में चला आया था, जहां पर हादी और हिजाम पहले दिन से रहते थे। इर्श को तो कुछ खबर ना थी इसके अस्पताल से डिस्चार्ज होने की। गुस्सा भी इसी बात पर था कि हिजाम ने कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। वापस घर भी नहीं आया था बल्कि अलग घर चला गया था। यार वो इधर भी आ गई है। कमरे की खिड़की से बाहर खड़ी ब्लैक कार पर नजर जाते ही हादी स्पार्ट से बोला था, आने दो इसको, तुम बस वो वीक लगा दो जो मैंने समझाया था, वैसे वैसे करना, खुदा का वास्ता है शर्मा मत जाना, आज इस इर्श के मुंह से इजहार सुनकर ही रहूंगा। चल बच्चू लग जा काम पर। मिरर के सामने पड़ी लड़कियों जैसी विक की तरफ इशारा करते हिजाम खुद पर कंबल दुरुस्त करता है, मगर असल में इसे ज्यादा हरकत नहीं होती थी। दिल में दर्द की लहरें उठती थी, इसी वजह से ज्यादा हरकत से इत्जनाब किया था। हिजाम मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, क्यों मुझे फंसा रहे, इस सब में वो मासूमियत से कहता इनकार कर रहा था। हिजाम ने सख्ती से आंखें दिखाई थी, यार के लिए यार इतना भी नहीं कर सकता, बस लड़कियों की ड्रेसिंग कर कर मेरे करीब आने की एक्टिंग ही तो करनी है, और क्या मांग रहा हूँ मैं तुमसे। हादी ने हार मान ली थी, वो अब हिजाम की हर बात मानना चाहता था। डॉक्टर ने इलाज से जवाब जो दे दिया था, इसने अभी तक किसी को ये बात नहीं बताई थी, इर्श तक को भी नहीं पता थी। यही घर है ना? इर्श ने फोन निकालते स्वीडन का सेंड किया एड्रेस नोट किया था। इस घर के ऊपर वाले कमरे को देखा जिसकी खिड़की सारे शीशे की थी, पर्दे एक तरफ को थे मगर थोड़ा सा अंदर का मंजर बाहर नजर आता था। ओके मैं कोशिश करता हूँ, मगर तुम छुछोरेपन पर मत उतर आना। ओ फादी तू कर सकता है, हाय जान। लंबा सांस खींचते हादी ने लंबे बालों की विग लगाते सर तक पैर तक खुद पर दुपट्टे को कवर किया और चार लड़कियों जैसी चलते अपने बैक साइड इस बड़ी शीशे की खिड़की से लगा गया था। हिजाम को अपनी तरफ आने का इशारा किया, जबकि हिजाम की हंसी कंट्रोल से बाहर थी। कमन बेबी। बाहर खड़ी इर्श को ऐसा फील हुआ जैसे इस खिड़की से टेक लगाए लड़की खड़ी है, किसी को अपनी तरफ बुला रही है। इर्श की आंखें तो तब फटी थी जब इस लड़की के गिर्द हाथ रखते हिजाम को देखा था। क्या सीन चल रहा था तेरी बेगम का, गुस्सा आ रहा है इसे। वैसे यार मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर मेरी जान पर बनी तुझे छोड़ूंगा नहीं। हादी की कमर को कसकर पकड़ते हिजाम ने इसके कंधे पर ठोड़ी रख दी थी, जबकि दिल हादी तौबा तौबा कर रहा था। इस हिजाम के एक्शन और अपने रिएक्शन पर काम बन रहा है, ऊपर आने वाली है, बस कुछ देर और। हिजाम ने आंखें छोटी कर नीचे खड़ी इर्श को घूरा था। इर्श ने इसको किसी अजनबी से इतना क्लोज देख अपने तन मन धन में आग लगाई गुस्सा सांस फूल रहा था। इसे गुस्से भरे तनफ्फुस से फोन को पटक कर नीचे दे मारा था और रुख इस घर के अंदर किया था। हिजाम इसको ऊपर आता देख जल्दी जल्दी से दूर हुआ था। ये विग और दुपट्टा लेकर जा यहाँ से, जल्दी कर यार, ऊपर ही आ रही, जल्दी कर। हिजाम खुद को तेजी से बेड पर जाकर लेटते कंफर्ट ओढ़ गया था, मगर अब हादी देखता रहा कि किधर से कहां पर जाए। कमीने तेरे वास्ते मैंने ये सब किया, अब जब तेरी बीवी मुझे लड़की समझकर मारने आ रही है तब तो खुद मस्त सा कंबल लेकर सो रहा है। मुझे न आर का छोड़ा है न पार का। हादी को वहीं पर बुत बने खड़ा देख हिजाम तेजी से उठता इसके पास जाता, इसको बात में बंद कर गया था। इर्श ने अंदर एंटर होते रुख सीधा ऊपर वाले कमरे में किया था। छोटी सी बैल्कनी से होकर इस कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई थी। उसे से भारी सांस अंदर बाहर किया था। किधर है वो लड़की जो तुम्हारे करीब आ रही थी? इर्श ने करदम रखते ही गुस्से से हर लफ्ज अदा किया था, मगर फिर जब वो चुपसी हुई थी जब सामने हिजाम को बेड पर सोते देखा। मगर कुछ पल तो पहले इस कमरे में कोई लड़की मौजूद थी, अब यहाँ इस बंदे के अलावा कोई नहीं था। अल्लाह आज बचा ले, आइंदा कभी ऐसा रोल नहीं करूंगा यार ही में। हादी ने बात के कोने में घुसते कानों को हाथ लगाए तौबा तौबा की थी। विग दुपट्टा उतारा यूं ही बात के फर्श पर फेंक दिया था। ये तो सो रहा है, मगर अभी बात से इसी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए हैरत से बोली थी, अभी कुछ देर पहले कुछ था और अभी कुछ। हिजाम ने खामोशी को समझते आहिस्ता आवाज में पानी लफ्ज बोला। इर्श को लगा शायद वो पानी मांग रहा है। वो जल्दी से इसके पास आती, बेड पर बैठती, मेज पड़े पानी के जग से पानी ग्लास में डालते हिजाम को देखती आवाज देती है, हिजाम। इसने मध्यम सा लहजा कर जरा ब्रीक बिनी से कहा था। हिजाम ने आंखें खोल इसको अपने सामने देख माथे पर बल डाले थे। ये पी लो। वो पानी का गिलास आगे करती फिर से नरमी से पुकारी थी, मगर हिजाम ने इसका हाथ कदरे सख्ती से पकड़ लिया था। इर्श की पकड़ से गिलास उमड़ता इसकी शर्ट पर जा गिरा था। वो सारा पानी पानी हुआ था। इर्श फौरन से उठकर खड़ी हुई थी, मगर हिजाम ने इसे पकड़े हाथ को खींच उसको अपनी निगाहों में झुकाया था। तुम मुझे जान से मारने यहाँ तक आ गई हो? वो यकदम इर्श के चेहरे पर चीखा था। पल भर में यूरोप देखती सहम कांप उठी थी।
حزام نے آنکھیں بڑی کر کے اس کو اپنی خونی انقلاب نگاہوں میں مزید جھکایا۔ وہ کبھی یہ جذبات بناتے جدا لب دیکھتا تو کبھی ان موٹی سیاہ آنکھوں میں۔ تم اتنی مہربان کہاں مجھ پر جو میرا حال پوچھنے آ گئی ہو، یقیناً مجھے جان سے مارنے آئی ہو، کیونکہ تمہارے فین تمہارے خلاف جو ہو گئے ہیں۔ عرش کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ حزام نے اس کا ہاتھ قدرے بے دردی سے پرے جھٹکتے خود سے دور کیا تھا۔ عرش خود کو سنبھالتی رہ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا یوں ایک پل میں حزام کا ایسا رویہ۔ نکلو میرے گھر سے ابھی۔ گرے رنگ کی شرٹ ساری گیلی ہو گئی تھی، وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا اٹھتے بولا تھا۔ عرش مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے جیسا رہا ہے کہاں تھا؟ آخر تمہاری بات کا مطلب کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہو تم؟ عرش بھی اسی رویے کا مطلب پوچھتی ذرا سخت پڑی تھی۔ حزام نے ویسے ہی غصے بھرے نقش سے اس کو گھورا تھا۔ او تو میڈم عرش کو مطلب جانا ہے۔ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے اس رویے کا مطلب۔ تیزی سے آگے بڑھتا وہ عرش کا مضبوطی سے بازو پکڑتے اپنے ساتھ کمرے سے باہر نکالتے بولا۔ عرش اس کو روکنا چاہ رہی تھی مگر وہ ایک مرد ذات تھا، اس لڑکی سے کہاں سنبھلتا تھا، کیونکہ تم ایک پاگل، بد دماغ، بد لحاظ، بگڑی اور نفسیاتی نشئی لڑکی ہو۔ گھر کا مین ڈور کھول وہ اس کو باہر کی جانب دھکا دیتے نیچے فرش پر گرا چکا تھا۔ عرش کے ہاتھ کی ہتھیلی پر خراش پڑی تھی۔ خود کو سنبھالتے ایسا ظالم رویہ حزام سے کبھی توقع نہ رکھا تھا جتنا آج وہ بن چکا تھا۔ حزام صرف اس کے منہ سے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا، پھر چاہے یوں ہی تڑپا تڑپا کر ہی کیوں نہ۔ انف دس، بند کر اپنی بکواس۔ تم سے 2 دن آرام سے پیار سے ذرا بات جو کر لی، تم تو میرے سر پر بیٹھتے جا رہے ہو۔ تمہاری اوقات میرے جوتوں جتنی تک نہیں ہے۔ خود کو سنبھالتی اس پر چیخی تھی۔ حزام نے آنکھیں سکیڑی تھی اس کے انداز پر۔ میں اگر کمانے پر آؤں نا عرش، تم سے زیادہ دولت کما سکتا ہوں، مگر یہ چھوٹے بڑے نوٹ رشتے کھا جاتے ہیں، مجھے ان پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطمئن انداز سے کہتا وہ سچ بول گیا تھا، مگر عرش نے آگے بڑھ کر اس کے کالر کو دبوچ لیا تھا۔ میں چاہوں تو تمہاری اس غلطی پر تمہیں جان سے مار سکتی ہوں، مگر مجھے افسوس ہے کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، یا شاید میں پسند کرتی ہوں تمہیں، اس لیے یہ سب کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ دھکے سے اپنے جنونی نگاہوں میں اس شخص کو مزید جھکاتی عرش حزام کے چہرے کے ہر نقش کو گھورے جا رہی تھی۔ غصہ تو تھا حزام کا دھکا دینے پر۔ مت بنو اتنا جنونی میرے لیے، جب پتا بھی ہے کہ تم صرف اس ہاشم کو پسند کرتی ہو، صرف اس سے محبت ہے نہ کہ مجھ سے۔ اچھا ہے نا میں ٹائم سے پہلے مر جاؤں۔ عرش کے دونوں بازوؤں کو پکڑتے وہ پرے کرتا بولا۔ عرش نے آنکھیں چھوٹی کی اس بات پر۔ تم کہتی تھی نا کہ تم مجھے بہت جلد چھوڑ دو گی، تو دوں یہیں پر تمہیں طلاق، بولو چاہتی ہو نا ایسا؟ ان الفاظ کے بعد ایسا بس تھپڑ کا شور سنائی دیا گیا تھا جو عرش نے رکھ کر تماچا حزام کو مارا تھا۔ چہرہ دوسری طرف کی نظریں جھکا گیا تھا، اس قدر سخت تھپڑ کا اثر ہوا تھا۔ آئندہ میرے سامنے طلاق لفظ مت بولنا، سمجھے تم؟ ہاں کرتی ہوں میں ہاشم سے محبت، بے انتہا، اتنی کہ جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں پاگل ہوں اس لڑکی کے پیچھے، اسے بھی اپنی محبت میں پاگل کروں گی تمہارے سامنے۔ سنا تم نے؟ حزام کا دل کیا اس تھپڑ کی سزا عرش کی سانسوں کو دیتا، شدت ضرب لگاتے اس عرش کی ہر سانس چھینتا، خود میں سمیٹتے ہر لمحے درد سے بھر دیتا اس پاگل لڑکے کے لیے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسی چاہت حقیقت نہ کر سکتا۔ عرش نے جو بھی کہا غصے پر سے قابو کھو کر کہا تھا۔ اس شخصیت کی ساری انا اس کا غرور یار کا دعویٰ ہے، وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ اگر مجھ سے محبت نہیں تو یہی یاد رکھ لو کہ تم ابھی کچھ پل پہلے میرے پیچھے پاگل جنونی بنی تھی، کہتی پھر رہی تھی حزام صرف میرا ہے۔ اپنے قول کو سچا رکھو عرش، میرے پیچھے پاگل بن کر دکھاؤ، وہ سرور مدہوشی سے کہتا۔ عرش کے مڑے قدم بھی واپس کو لوٹ گیا تھا۔ ایک طرف وہ عرش کو چیلنج دے گیا تھا، دوسری طرف آخری بازی رکھ دی تھی، اس کے بعد ہار جیت ہونی تھی، اور اس کا نام یا تو عرش کی اظہار محبت یا پھر دشمنان جان کی نفرت تھا۔ بس تم مجھے عرش کو چیلنج دے رہے ہو؟ ہر لفظ آہستہ سے کہتے وہ گھمبیریت اور حیرانی کے عالم میں بولی تھی۔ حزام نے بذاتے خود کو کوئی جواب دیے بغیر مسکراتے رخ اندر کا کیا تھا۔ عرش اس کو جاتے دیکھتی رہ گئی تھی، وہ اس کو پاگل کر کر خود بڑے آرام سے چلا گیا تھا۔ ڈیم اٹ، سمجھتا کیا ہے؟ مجھ عرش کو وارن کر رہا ہے، اس لڑکے نے ابھی میرا پاگل پن دیکھا نہیں۔ محبت تو مجھے تم سے کبھی ہو ہی نہیں سکتی حزام، مگر اس بار تم میری نفرت کا جنون دیکھو گے۔ محبت سے انکار کرتی یہ لڑکی محبت کرنے ہی جا رہی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھر کر واپسی کا رخ کیا تھا۔ شفیق صاحب ابھی تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ ہاشم اسے اتنی مار کھانے کی وجہ سے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، مگر جاوید صاحب نے اپنی بات کا مان رکھا تھا، جیسا کہا تھا بالکل ویسا ہوا تھا۔ ہاشم و عمرہ اکیلے مری کو روانہ ہو گئے تھے۔ جتنے وقت کا سفر تھا اتنے وقت بس گاڑی میں اجنبی پن رہا تھا۔
हाशिम ने मतलब से ज्यादा बात ना की थी, इमरान मतलब से ज्यादा बातें करना चाहती थी। वो एक साथ वक्त गुजारने जा रहे थे, मगर इन दोनों को यूं अलग खामोश देख लगता न था। यहाँ से आगे बस 2 घंटे का सफर है, फिर घर पहुँच जाएंगे। अगर आपको भूख लगी है तो बता दें, मैं किसी होटल या ढाबे पर रोक लेता हूँ। कार को बड़े रोड से नीचे उतारते वो छोटे रास्ते पर चलाता मगरूरियत से बोला था। इमरान ने अपने गिर्द गिर्द शाल दुरुस्त की और सामने देखा। भूख नहीं, घर चलकर बिरयानी बना दूंगी, यहाँ से सामान ले लेना तुम। हाशिम को एक मोहब्बत भरी नजर देख वो रक्सा मुस्कुराहट से बोली थी। हाशिम ने सर को हाँ में जुम्बश दी थी। नजरें जरा सी झुकाकर आगे का रास्ता देखा, जहाँ से सड़क के इर्द गिर्द काफी जंगल टाइप झाड़ियाँ, छोटी छोटी बस्तियाँ थी। हाशिम, वो मधमी सा लहजा कर न जाने कैसी बेकरारी के अंदर से बोली थी। हाशिम ने महबूब को सरसरी सा देखते जी में जवाब देते दोबारा सामने देखा था। मैं लास्ट टाइम अपनी फ्रेंड के साथ ट्रिप एंजॉय करने यहाँ पर आई थी। ये जगह मुझे सच में बहुत प्यारी लगती है, दिल करता है यहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ रह जाऊं। वो मनाने के इरादे बना रही थी। वो मुंतजर थी आगे से जवाब की, मगर वो शख्स खुद को ड्राइविंग में मसरूफ रखे हुए था। इमरान ने कोई जवाब ना पाते मुंह बसोरे शीशे की खिड़की से बाहर झांका था। इतनी हसीन जगह पर यह बर्गर क्यों नहीं मान रहा। सामने बहती नदी को देखते वो चाहत से बोली थी, यहाँ पर हम दोनों की सिवा कोई और नहीं है, फिर भी ये मुझे इग्नोर कर रहा है, आखिर क्यों? या शायद ये जितने दिन मरी में है ऐसे ही रहना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ख्यालों को झटकते वो नफी में सर हिलाती अपना सर पीछे सीट की पूंछ से लगा गई थी। आंखें मूंदे सफर के इख्तिताम होने तक का सोना चाहा। हाशिम ने एक नजर इसको देखते अपनी आंखें छोटी की कि कितने जज्बात के अंगारे थे इन गिरे आंखों में। वो जल रहा था, वो मजीद यूं ही देखना चाहता था या फिर जलना चाहता था इस महबूब जालिम की हुस्ने नजर में। मैं कैसे बताऊं आपको, मेरे बस में नहीं अब और इंतजार करना। कितना जालिम है आपका इजहार मोहब्बत का इंतजार करना। अगर इन दोनों में ये जुल्म ना खत्म हुआ मुझ पर तो कैसे जीऊंगा कैसे? कह दे वो सब जो मेरा दिल सुनना चाहता है। कसम इसी पल समेट लूंगा आपको खुद में, हर सांस में मोहब्बत भर दूंगा, हर धड़कन को खुद में संभालूंगा, हर शिद्दत जुनून पर चाहूंगा आपको। मुकाबल के हसीन चेहरे के हुस्न ताब को अपनी निगाहों में दिल से उतारते वो दिल इश्क आतिश की लगी पर धड़क रहा था। आग से लगती थी इनके पागल जुनूनी इश्क की आखिरी हद तक के जज्बात को छेड़ कर कैद करने में कि जान में आशिकी कहाँ ये जानती थी। जितना इंतजार इजहार करवाएगा इतना इस हाशिम का इश्क जुनून आतिश सहना पड़ेगा। सारे लफ्ज़ शिद्दत जज्बात से बोले गए थे, मगर आवाज दिल की खिड़की से बाहर ना निकली थी। इसने इमरा की नींद में डूबे चेहरे को यूं तका था जैसे किसी सहरा में प्यासे ने पानी को, मगर जब अपने जज्बात मारे तब ऐसा लगा जैसे गुलाब से कांटे धारे हों। महबूब ने इस पागल दिल पर हाशिम ने फिर से ड्राइविंग में मसरूफ होते जल्दी से ये सफर खत्म करना चाहा, क्योंकि पास जो महबूब था वो थक चुका था। फिर कैसे इसके आराम में खलल डालता। वह जल्द अज जल्द घर जाना चाहता था। वह रात के अंधेरे में अपने कमरे की तरफ का रुख करता अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने बस अंधेर नगरी थी। इसने पास दीवार पर हाथ रखते लाइट ऑन किया और दरवाजा बंद कर दिया। इस इमरान ने बहुत इंतजार करवा लिया। मुझे कितना समझाया था मैंने इससे कि निकाह कर लो मुझसे, अपनाना चाहता तुम्हें, मगर नहीं, इसने मजाक समझा। सब छोड़कर चलेगी मुझे, मगर मैं भी शफीक हूँ। तुम जहाँ पर भी जाओगी वहां तक आऊंगा, तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, फिर चाहे निकाह में या फिर निकाह के बगैर। सामने इमरान हाशिम की तस्वीरों का ढेर देखते वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला था। इसने पास जाते इमरान की तस्वीर दीवार से उतारते हाथ में पकड़ी थी। लगता है तुम्हें अब निकाह के बगैर हासिल करना होगा, क्योंकि तुम मेरी रखेल बनोगी अब। तस्वीर को चूमते वो कोई पागल शख्स मालूम होता था। इसे किसे आने की आहट महसूस की तो जल्दी से हाथ में पकड़ी तस्वीर जैकेट की पॉकेट में डाले और दरवाजे के पीछे छुप गया। मुलाजमा ने दरवाजा खोला, मगर अंदर दाखिल ना हुई थी, क्योंकि पीछे से जवेद साहब की बात का हुक्म जो मिला था, शफीक के कमरे की तलाशी लो, जो भी सबूत मिले वो मुझे बताना, फिर इस कमरे को बंद कर देना हमेशा हमेशा के लिए। इस पागल शख्स ने मेरी बेटी पर गंदी नजर रखी जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुलाजमा ने हाँ में सर हिलाया। जवेद साहब वहां से चले गए थे। मुलाजमा अंदर आई, मगर तभी किसी ने पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। जवेद साहब अभी जाने के लिए मुड़े ही थे जब आवाज सुन पीछे मुड़े, पेशानी पर बल डालकर देखा ये इतना जोर से क्यों बंद हुआ है। वह हैरानी से बोलते चलते वापस आए, मगर तब तक इनका फोन रिंग हुआ। उन्होंने नोट किया कि अस्पताल से कॉल आई थी। जवेद दुरानी साहब, आपके पेशेंट अस्पताल से भाग गया है और इस पेशेंट ने भागने के लिए हमारी नर्स को जान से मारने की कोशिश की है। पागल बनकर अस्पताल का काफी नुकसान भी इसी वजह से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। या तो आप खुद आ जाए या फिर किसी को भेज कर ये नुकसान भर दें। बहुत शुक्रिया।
जवेद साहब ने दूसरी साइड से कॉल कट होने पर सब इग्नोर कर अस्पताल जाना चाहा। वो भूल गए थे कि दरवाजे के इतने सख्त बंद होने की वजह जाननी थी। मुलाजमा ने अपने मुंह पर किसी के रखे भारी हाथ पीछे करने चाहे। शोर नहीं, वरना चार से मार दूंगा। अपनी पिस्तौल निकालते वो उसकी कनपट्टी पर रखता बोला था। मुलाजमा इसी वक्त डरते चुप हुई थी। शफीक साहब ने इसके मुंह पर इतना दबाव डाला कि वो सांस लेने में मुश्किल पा रही थी। इसने फिर आजादी की कोशिश की, मगर शफीक साहब ने हवा और सख्ती से दबाया था। फिर मुलाजमा वहीं पर अपने होशोवास खोकर बेहोश होती नीचे फर्श पर जा गिरी थी। इमरा मेरी जान, तुम्हें मैं दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा, मगर फिर तुम्हारी खैर नहीं इस शफीक से। अपने पिस्तौल को देखते वो फिर से मुस्कुराए थे। अंधेरी रात में वो बेड पर लेटा कब से सोने की कोशिश कर रहा था, मगर करवटें ही बदलता हादी हिजाम के पास ही रहा था। वो सोफे पर सो रहा था, हिजाम बेड पर, जबकि नींद नहीं लग रही थी। वो बार बार इस पागल इश्क का पागलपन सोच रहा था। इसने चैलेंज तो दे दिया था, मगर अब खुद नींद चैन सुकून नहीं मिल रहा था। वो डरता चीखते आंखें खोल झट से उठ बैठा था। हादी भी इसकी चीख से नींद से बेदार हुआ था। वो जल्दी से सोफे की नींद छोड़ अपने दोस्त के पास आया था। हिजाम ने अंदर सांस खींचा था। वो हिजाम कुछ कहना चाहता था। हादी ने इसके पास जाते इसका खौफ देते इसको संभालना चाहा, मगर तभी हिजाम के फोन पर मैसेज की टोन रिंग हुई थी। हादी ने फोन को देखा, वो उठाने वाला था, मगर हिजाम ने जल्दी से उठाया था। मैं औखा सौखा रसिया यार मनाया सी, एक ओनू मना दे मैं यारा नू खोया है। औखा लंघिया है मेरा दिन चानड़ वेला, तू ते मजे दी नींदरा रातां सोया है। इश्क दा ला नशा सानू ते छोड़ दिता तू, तेरी याद विच कल्ब हर वेले रोया है। इसने मैसेज रीच करने के बाद नाम नोट किया तो पागल बीवी लिखा हुआ था, क्योंकि इसने इश्क का नंबर इसी नाम से सेव किया हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराया था इस नाम को पढ़ने के बाद। मोहब्बत तो मुझे तुमसे नहीं, मगर मेरा पागलपन देखो, अभी तक बाहर खड़ी इस खिड़की को देख रही हूँ। तुमने चैलेंज दिया था ना, लो देख लो आकर। इस मैसेज ने हिजाम की वो छोटी सी मुस्कुराहट भी छीन ली थी। कंफर्ट को खुद से परे करता उठकर खड़ा हुआ हादी फौरन से बोला, तो ठीक है ना हिजाम, किसका मैसेज आया तुझे और किधर जा रहा है? हिजाम बगैर कोई जवाब दिए इस खिड़की के पास आया। इसे नीचे की तरफ देखा था, जहाँ पर खड़ी इर्ज बारिश में भीग गई थी। अब मालूम हुआ था तब से वो बारिश में खड़ी भीग रही थी। अपनी तबीयत का भी ख्याल ना किया था। एक कदम भी इर्ज वहां से हिली ना थी, इतना जुनून सवार था इस चैलेंज का। अगर वह हिजाम के पीछे पागल है। इर्ज ने फोन से नजर हटाकर ऊपर खिड़की की जानब देखा। हिजाम में इर्ज की नजर मिली थी। वो बिल्कुल साका सा खड़ा इस पागल लड़की को देख हैरत ज़दा था। इर्ज की आंखों में पानी की बूंदें गिर रही थी। क्या ये लड़की अभी तक नहीं गई वापस? यार ये बिल्कुल पागल है, बारिश में खड़ी है, लगता मरने के इरादे हैं इस पागल के। हिजाम मुसलसल इर्ज की जुनूनी निगाहों में देख रहा था। तभी हादी इसके पीछे आता है। इर्ज को बाहर यूं खड़ा देख शौक से बोला था, पाकिस्तान से टिकट अरेंज करवाऊं? वो इर्ज को नजरअंदाज करता पीछे हुआ। हादी इस बात पर मुंह खोल गया था। यार वो पागल लड़की कभी भी वहां से हिलेगी नहीं। तुम इसे अंदर बुलवाने की बजाय पाकिस्तान की बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है वो लड़की पागल थी, मगर अब तुम भी इसके साथ रहकर मुकम्मल पागल बन जाओगे। तुम दोनों यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ। ये तुम दोनों के आपसी इख्तलाफ है, खुद हल करो। हादी मजीद बहस ना चाहता है वहां से किनारा कर गया था। हिजाम ने पर्दों की रीलिंग करने के लिए रिमोट उठाया। बार बार बटन प्रेस कर रहा था, मगर पर्दे आगे नहीं होते थे। वो गुस्सा करने लगा इसके खराब होने पर, मगर तभी फोन रिंग हुआ। इसने इसी पल उठाया और रुख फिर से इस खिड़की की जानब किया था। पर्दा पीछे नहीं होगा जब तक ये इर्ज ना चाह ले। दोनों तरफ फोन कानों से लगा था। हिजाम ने इसकी बेखौफ अंदाज समझ पेशानी पर बल डाले। एक पर्दा नहीं आगे होता था और वो इस इर्ज को देख ना सकता था। ऊपर से वो अभी तक वहीं खड़ी थी। वो शायद गलत फैसला कर गया था इस पागल रीच को चैलेंज देकर। वो सच के हिजाम के लिए पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। हिजाम ने खुद ही बस की और इसके पास जाना चाहा। तेजी से कमरे से बाहर निकला। इसने तेजी से सीढ़ियां उतरी। वो जानता था तेज भागना सांस खराब करेगा, मगर वो फिर भी भाग रहा था। वो जैसे बाहर आया वो इससे काफी दूर खड़ी थी। हिजाम हॉल के डोर के बाहर और इर्ज गार्डन के लॉन में। वो तो छत के नीचे खड़ा था, मगर इर्ज मुकम्मल सत्ता पैर भीग गई थी। वो सब भूल एक कदम आगे बढ़ा। बेशक एक दूसरे से दूर खड़े थे, मगर नजरें चेहरे को अच्छे से देख लेती। इर्ज के कान से अभी तक फोन लगा था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वो फोन को नीचे कर रही थी। बाल भीगे एक दूसरे से चिमट से गए थे। हिजाम इसके चेहरे पर गिरे पानी के कतरों को देख रहा था, जो बिल्कुल छोटे छोटे बूंद से थे। इसकी आंखों ने जितना बारिश का पानी पिया था, इसके तहत आंखें सुर्ख हो गई थी। इर्ज ने सर झुकाकर मुस्कुराते अपने निचले होंठ को दबाया था। शायद वो बारिश के पानी से भीग गया था।
اسی وجہ سے مگر عرش نے اس لڑکے کے باہر آنے پر اس کو پھر سے جنونی بے خوف دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور کھڑے تھے، بہت دور۔ ان دونوں میں بس خاموشی تھی، نین سے نین ہٹ نہیں رہے تھے۔ عرش کو چھوڑ اس بار تو حزام بھی پل کے لیے بھی پلکیں نہ چھپکا سکا تھا۔ اتنا سکون ملا تھا اس پاگل لڑکی کو پاگل کر کر، مگر اب وہ سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، یا شاید خود بازی کے ہار جانے پر خود ہی اظہار محبت کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو وقت بتاتا کون بازی لے جاتا ہے، وہ عرش جس نے ایک چیلنج کے پیچھے خود کو اتنا پاگل کیا، یا پھر یہ حزام جو چیلنج دے کر اب خود پچھتا